अच्छा जी। अब जो आपके पास डिफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट खत्म किया था, उसके बाद हम उस दिन क्लास कंटिन्यू नहीं कर सके थे बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। उसको पहले स्टार्ट करते। एस फिजिक्स 9702। जो चैप्टर हम कर रहे थे वो था जी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में हमने स्प्रिंग कॉम्बिनेशन तक का कर लिया था, और अब हमारी अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है जी आपके पास फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट कांटेक्ट एरिया। एक काम करो ना, 50-60 रुपए ले अच्छा ले जी, इसी। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि जी मैं बता। आपके पास आपके पास क्या है जी, आपके पास अप्लाइड एरिया का क्या प्रोसेस है कि जब किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगा रहे होते हैं और वो डिफॉर्म हो रहा होता है, आदर उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है या उसके अंदर कंप्रेशन हो रही है, तो आप उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना। द मैकेनिज्म इज नोन एज स्ट्रेस। इसीलिए आपने जब एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ा था तो आपने उसको टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल एनर्जी भी कहा था। ठीक है जी। अब आपके पास जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका अगर आप यूनिट निकालें फोर्स का, तो फोर्स का होता है जी kg/m²। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर से एक m कैंसिल हुआ, तो आपके पास कुछ जो इक्वेशन बनी वो बनी kg m-1 s-2। अगर आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 1 याद आ रही हो हमारी एस फिजिक्स की, तो हमने उस वक्त ये फॉर्मूला आप एक्सट्रैक्ट किया था फॉर प्रेशर। यानी स्ट्रेस और इसका जो फॉर्मूला है वो सेम होने की वजह से स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस और प्रेशर का जो बेसिक यूनिट है वो सेम आएगा। इसके बाद हमारी अगली क्वांटिटी है जी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है जी? स्ट्रेन कहते हैं कि जी आपके पास ये एक तरह का रेशियो है, और रेशियो क्या है? मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ नाम से देते हैं। कोई एक्सटेंशन ओवर इनिशियल लेंथ कहता है, कोई आपके पास इस तरीके से कहेगा कि जी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। दोनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। चेंज इन लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ। अच्छा, ये जो स्ट्रेन है ये आपके पास एक तरह का रेशियो है। अब रेशियो है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो डेल्टा एल ओवर एल बनता है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ दो अलग अलग क्वांटिटीज थी, और यहाँ दोनों जो क्वांटिटीज हैं उनकी नेचर सेम है। तो स्ट्रेस का यूनिट आपके पास निकल के सामने आता है। इसका आपके सामने कोई यूनिट नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं चेंज इन लेंथ की बात करूं तो वो 20 सेंटीमीटर में होगा, इनिशियल लेंथ 20 सेंटीमीटर में होगी, तो क्या बचेगा जी? 1 बचेगा। और आपको याद है आपने बेसिक यूनिट के सवालात में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स किए हैं जिनमें उन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वहां हमारे पास 1 आता था, अगर आपको याद हो ये। इसके बाद जो हमारी अगली क्वांटिटी है वो कहलाती है जी यंग मॉडुलस। ये आपके पास एक फिजिकल पैरामीटर है। हर मटेरियल का, सॉलिड मटेरियल का अलग अलग होता है। यानी कॉपर का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, निकल का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। तो जो इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, और आप सब ओ लेवल्स फिजिक्स से जानते हैं कि जिस चीज पर स्टार लगाया जाएगा उसकी डेफिनेशन जो है वो एज इट इज आपके पास पेपर में आती है। तो यंग मॉडुलस का जो आपके पास जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनता है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक और आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन।
दोनों में से कोई भी लिखें, ज्यादा बेहतर ये है कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी कि आपके पास न्यूमरेटर में स्ट्रेस है, डिनोमिनेटर में स्ट्रेन आ रहा है। तो आपके पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बना? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जब जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो कुछ ये क्वांटिटीज बनी। अब मुझसे अच्छी मैथ्स माशाल्लाह आप सब की। आपने कहा कि सर फहद, वी कैन राइट इट लाइक दिस, फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो ये बन गया फोर्स इंटू इनिशियल लेंथ ओवर एरिया इंटू चेंज इन लेंथ। अगर ये बात समझ में नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस चीज है जो आपको मुश्किल आ रही हो। आपके पास क्या हुआ है कि देखिए, इस यंग मॉडुलस क्या है? एक रेशियो है जिसमें न्यूमरेटर में स्ट्रेस आएगा यानी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन आएगा डिनोमिनेटर में चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। जब आपने इन दोनों चीजों को सिंप्लीफाई करा, सॉल्व करा, तो आपके पास क्या आया? आपके पास एक क्वांटिटी आई जिसको आपने कहा चेंज इन लेंथ यंग मॉडुलस। तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाला फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले को आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये आपके पास पेपर 2 में बहुत सारी जगहों पर यूज होगा। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज थम्स अप करें, बताइए। अहमद क्लियर, अब्दुल्ला, वासे, जुहेर, समीर क्लियर है। अच्छा जी, अब अगर हम इससे आगे बढ़े, कुछ चीजों के मैं आप लोगों को फॉर्मूले आपकी वर्किंग के लिए लिखना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने खुद उसको सर्च करना है। आप एरिया ऑफ वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ कॉइन का फॉर्मूला, ठीक है, ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो आपने नेट से सर्च करके इसको याद करने हैं। क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल सवाल आएंगे कि कॉइन है, उसका एरिया इतना है, उस पे इतनी फोर्स लग रही है, यंग मॉडुलस बताओ, या उसके अंदर चेंज कितना होगा। इस तरह के सवालात, प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपके पास आएंगे जिसमें एरिया आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मूलों से कैलकुलेट होगा। क्या ये बात समझ में आती है? और वहां हमारा बच्चा फंसता है कि जी पाई आर स्क्वायर लगना है, पाई डी स्क्वायर लगना है, 4/3 लगना है, 3/4 लगना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको मैथ्स के एरिया के फॉर्मूले अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर आपको उसको प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको क्लास ग्रुप में डाल दूंगा। अब अगर हम बात करें, आप बोले कि जी सर फहद, एक तो यंग मॉडुलस निकालने का तरीका ये फॉर्मूला, इसके अलावा सवाल किस तरह आ सकता है? इसके अलावा आ सकता है जी ग्राफ से। ग्राफ से किस तरह आएगा कि आपके पास एक अदद ग्राफ गिवन होगा, वाई एक्सिस पर आपके पास फोर्स होगी या स्ट्रेस कह लें, एक्स एक्सिस पे आपके पास स्ट्रेन होगा, और ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। अब कुछ बातें जो आपने याद रखनी है, वो बातें याद रखने वाली क्या है? की पॉइंटर्स। पहला की पॉइंट क्या है भाई? कि आपके पास इस ग्राफ का जब स्ट्रेस वाई एक्सिस पर हो और स्ट्रेन एक्स एक्सिस पर हो, ऐसी पोजीशन में आपका ग्रेडियंट यंग मॉडुलस होता है। एक चीज जो आपने याद रखनी। दूसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना? एरिया जो अगर आप निकालेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास हमेशा याद रखिएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। सिर्फ एनर्जी नहीं होगा, ये याद रखना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास वाई एक्सिस पर फोर्स स्ट्रेस है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपका जो ग्रेडियंट है वो यंग मॉडुलस है, और जो आपका एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपके पास जो आपकी
अल्लाह आपका भला करे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। क्या ये बात समझ आती है? प्लीज थम्स अप करके बताइएगा। समीर, अब्दुल्ला, वासे, दोबारा सुन लीजिए। अगर आपके पास वाई एक्सिस पर स्ट्रेन है, एक्स एक्सिस पर आपके पास स्ट्रेन है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो आपका एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और आपका ग्रेडियंट आपका यंग मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है। अब्दुल्ला, क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है जी? अब्दुल्ला, अहमद, वासे, जुहेर एंड समीर, ऑल बॉयज, क्लियर है ये? ठीक है जी, आगे बढ़ते। अच्छा, अब इसके साथ साथ देयर आर सर्टेन जो आपको याद रखनी है। वो लिमिटेशंस क्या हैं? हर वक्त का ग्रेडियंट नहीं निकालना है। यंग मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ उस रीजन का निकलता है जो हुक्स लॉ फॉलो करता है। इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द रीजन फॉलोइंग हुक्स लॉ। यानी वो रीजन कौन सा होगा? ये वाला होगा भैया, ये रीजन होगा। ये रीजन है जिस रीजन के अंदर का ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। इस वक्त इस रीजन के अंदर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है, जो कि मेरा हुक्स लॉ कहता था। यानी इस रीजन के अंदर का मैं यंग मॉडुलस निकाल सकता हूँ, बियॉन्ड दिस मैं यंग मॉडुलस नहीं निकाल सकता। एक बात ये क्लियर होती है, जो मेरी पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि यंग मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट होता है। और जो आपकी यंग मॉडुलस की वैल्यू है, उसकी जो पावर आएगी वो ज्यादा होगी। यानी समझो 6 7 से ऊपर की पावर आएगी। तो ये एक लॉजिकल एक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट ये दो हैं कि यंग मॉडुलस हमेशा उस रीजन का फॉलो किया जाएगा जो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा हो, और दूसरा यंग मॉडुलस हमेशा से सॉलिड हो। तो मैं दिया ही सॉलिड जाएगा तो हम इस बहस में पड़े ही नहीं कि सर क्या अगर लिक्विड का यंग मॉडुलस, ये लिक्विड का यंग मॉडुलस का सवाल नहीं बनता ना। वो स्ट्रेस स्ट्रेन वाली कहानी लिक्विड पे बनती नहीं है। वहां तो आपके पास विस्कोसिटी और दूसरी चीजें होती हैं। ठीक है, अब थ्रस्ट वगैरह की कहानी होती है, वो हमारी अगली लेक्चर सीरीज में आएगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम यहाँ तक बात करें, इसके बाद आता है हमारे रीजन। देखो, दो रीजन्स हैं। इन रीजन्स को समझने से पहले बेटा आप ये समझे कि भाई मैं एक स्प्रिंग को, ये मेरे पास एक रीजन है, ग्राफ एरिया है। मैं आपके पास, इसको कहा जाता है लोडिंग। लोडिंग का मतलब क्या है कि ये मेरे पास स्प्रिंग है, और मैं एक एक करके इसके ऊपर ऑब्जेक्ट्स अटैच करता जा रहा हूँ और ये स्ट्रेच हो रहा है। तो ये लोडिंग कहलाता है। लोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रही हैं और वो स्ट्रेच कर रहा है, यानी कि वो उस पर वर्क डन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? समीर, अब्दुल्ला, अहमद, वासे, क्लियर है ये? थम्स अप करके बता दें काइंडली। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं रिपीट करता हूँ, सुनिए। देखो, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है जी। अब इस स्प्रिंग पे मैं आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगा रहा हूँ और ये एक्सटेंड करता चला जा रहा है।
तो इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को, इस प्रोसीडिंग को मैं नाम दूंगा टेक्निकल जबान में लोडिंग। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने ये जो ऑब्जेक्ट्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किए, तो मेरा स्प्रिंग वापस जाना शुरू होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है अनलोडिंग। दोबारा समझ लें, लोडिंग और अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। लोडिंग से मुराद क्या है कि आपका एक स्प्रिंग है लाइबा, और आप उस पे ऑब्जेक्ट लटका के उसको स्ट्रेच कर रही हैं, और आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेच कर रहा है अब्दुल्ला। अनलोडिंग क्या है कि आप उसके जो ऑब्जेक्ट थे वो आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया, तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन की तरफ जाना शुरू होगा। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज अनलोडिंग। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप कर दें, इंडिविजुअल बताइए अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना नहीं जाते आगे। डन जी। अहमद, देखें, लोडिंग और लोडिंग क्या है। लोडिंग का मतलब है आपका एक स्प्रिंग था, उस स्प्रिंग पे आपने फोर्स लगाई और वो स्ट्रेच करना शुरू हो गया। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। ठीक है, अब आप अपने आप को अनम्यूट जी सर समझ जी सर कर समझ में आया। सकते हैं। कोई सवाल है तो स्प्रिंग वापस जाएगा ना। अब जब स्प्रिंग वापस जाएगा, उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं अनलोडिंग। क्या ये बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली। लाइबा, अहमद, वासे, माइक अनम्यूट करके बताइए। यस। समीर, क्या ये बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। अब इस बुनियाद पर, जब ये हमने लोडिंग अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो मैंने कहा मेरे पास दो रीजन्स होंगे। एक को मैं कहता हूं इलास्टिक रीजन, और एक को मैं कहता हूं बेटा प्लास्टिक रीजन। अब इलास्टिक और प्लास्टिक में फर्क क्या है? इलास्टिक और प्लास्टिक का फर्क ये है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाए, तो मेरा जो ग्राफ था, मेरा जो ऑब्जेक्ट था, इट इज इन द इलास्टिक रीजन। देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हुई है, परमानेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये बात समझ में आती है? है तो बड़े, समीर, अब्दुल्ला, अहमद। ठीक है, लेकिन अगर यही बात हम एक प्लास्टिक रीजन की बात करें, तो यहाँ आपके पास एक परमानेंट डिफॉर्मेशन नजर आएगी। द ऑब्जेक्ट विल नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? क्या ये बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ में
में आता है तो हम आगे बढ़े। अहमद, वासे, समीर, अब्दुल्ला, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नहीं वासे। अब्दुल्ला, रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लोडिंग अनलोडिंग के बाद आपका ग्राफ ऐसा आता है कि आपका ऑब्जेक्ट अनलोडिंग के बाद अपनी इनिशियल स्टेट पे ही वापस आ जाए, तो आप इलास्टिक रीजन में हैं, देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपके इनिशियल स्टेट पे ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता तो देयर इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड यू आर इन द रीजन ऑफ प्लास्टिक। क्या ये बात समझ में आती है? आखिरी ग्राफ की बात करें फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके पास आता है। ये जी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। रीजन एक्स और वाई मार्क्ड है। अब एक्स क्या है, वाई क्या है? एक्स है जी नेट वर्क डन जो आपने किया है ऑन द स्प्रिंग, या वी कैन से थर्मल एनर्जी लॉस्ट। जबकि वाई क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए मुझे। डेल्टा डिफरेंस। माइक खुला मैं भाई, सर वो बार बार मसला कर रहा खोल है। सकते हो। क्लियर है। हाँ, आप क्लियर है। ओके समीर, तुम्हें क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद मैं ढूंढता हूँ कुछ क्वेश्चंस ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ते हैं। अच्छा जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े बेसिक सवालात से, और वो सवालात आपके सामने हैं। ईयर लिखा हुआ है मई जून 2011, पेपर 2 1 है जी ये। और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कह रहा है? डिफाइन फॉर अ वायर स्ट्रेस। अब आपको पता है स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। समीर, ये बात समझ आती है बेटा? अब उसने आपको इनिशियल लेंथ दे दी, फोर्स दे दी, एरिया दे दिया, यंग मॉडुलस दे दिया, एक्सटेंशन मांग रहा है। आपका फॉर्मूला क्या है? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि फॉर्मूला ये बनता है। अब वो आपसे ये चीज मांग रहा है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकाल के देंगे आप लोग मुझे काइंडली। मैं जरा पानी पी के आ जाऊंगा, माइंड ना करें आप लोग। आपके सामने मैंने डाटा पूरा रख दिया है, मुझे चेंज इन लेंथ की वैल्यू समीर साहब निकाल के दीजिए।
मैं 1 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ, मैं पॉज करके जा रहा हूँ आंसर निकालने। आप कर लेंगे सर। सर अब जी सर, सही है। जब के की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, अब आपने उस 36 मिलीमीटर को यूज करते हुए ये प्रूफ करना है कि आपका वर्क डन 0.81 आ रहा है। एक तरीका आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है और एक आपका हाफ एफ एक्स है। जिस तरीके से भी चाहें आप कर लें, आपका आंसर सेम आना चाहिए और आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। जी सर। सही है, सही है अच्छा सर। जी, आगे चलते हैं। अब वो क्या कह रहा है, इस तरह के सवालात सबसे ज्यादा आपके पास आपको नजर आएंगे। और वो सवाल क्या है कि आपसे ये कहेगा कि जी वर्क डन जो है पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आप उसकी बाकी की कैलकुलेशन करके दें। अब पूरी कैलकुलेशन के लिए ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की है बड़ी जरूरी है कि यार आपने जो भी एनर्जी निकाली थी ना 0.81 करके कुछ, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये बड़ा जरूरी था। सर वापस बताइएगा। दोबारा सुने, देखो, उसने क्या कहा, जो स्ट्रेन एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी स्ट्रेन एनर्जी के बराबर है। यस, क्लियर। डन। ओके जी, सर आगे एक एक सवाल आपने और करना है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ये वाले का स्क्रीनशॉट लें और ये मुझे सर करके आप ये इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे भेजेंगे। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन होता है इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है मुझे ना। उसकी वजह यह अ, है कि तुम इस तरह समझो कि जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आइडियल केस में होगा। अब यहाँ तो वो तुम्हें खुद लिख के दे रहा है कि भाई स्प्रिंग की जो भी का स्ट्रेन एनर्जी थी, वर्क डन था, वो टोटल जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये उसने खुद लिख दिया, तो अब हमें तो उसको एग्जामिनर को फॉलो करना है। वी कांट रीराइट द क्वेश्चन। अच्छा सर, ये जो आपकी वर्क डन की इक्वेशन है अभी काइनेटिक एनर्जी में ड्राइव हो जाती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर जो सुबह पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, अच्छा जो आपके टेस्ट में आ रहा है, तो उसमें यही होगा। ठीक है, इस सवाल के ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, ये मुझे आप करके देंगे। पहला पोर्शन ये है। डन। जी सर। ओके, अगला पार्ट ये है जी। ये आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। सर इसका ईयर बता दें। ईयर लिख लें जी आप लोग, अक्टूबर नवंबर 2011 है जी ये। पेपर 2-1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, देख लीजिएगा स्प्रिंग का। डन। जी सर। ओके जी। जी सर। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे एंड करते हैं अपनी क्लास। और आई होप आज की क्लास समझ आई होगी। ये मैं अभी यूट्यूब जी पे भी सर। एज इट इज अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप लोगों को और आपके जो दूसरे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।